फ्रेंड्स नमस्ते। आज के सेशन में हम यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज मेंस में जनरल स्टडीज़ पेपर 2 है, पॉलिटिकल साइंस गवर्नेंस से जुड़ा हुआ जो पेपर है उसके जो क्वेश्चन आते हैं उनको समझने की हम कोशिश करेंगे। आज हमारा पहले पार्ट में जो 150 वर्ड्स वाले जो 10 क्वेश्चन है पहले उनको हम समझेंगे और सेकंड पार्ट में जीएस पेपर 2 के ही 11 से लेकर 20 जो क्वेश्चन है उनको समझने की कोशिश करेंगे। तो उसमें आप लोगों को मैं सिर्फ एक आउटलाइन देने की कोशिश करूंगा कि उसमें क्या लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। उसके बाद फिर आखिरी सेशन के बाद में उसके जो भी आइडियल आंसर्स है, जैसे कि मैंने GS1 के जो 2 सेशन लिए उसमें आखिरी सेशन में सेकंड सेशन में मैंने उसका PDF जो है क्वेश्चन पेपर और आइडियल आंसर उसका मैंने वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक अपलोड कर दी है। वैसे ही यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा हुआ जो पेपर सेकंड है उसके जो 20 क्वेश्चन है उसका हमारा डिस्कशन कंप्लीट होने के बाद आखिर में उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोग उसके आइडियल आंसर भी देख लीजिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यूपीएससी का सिविल सर्विसेज जनरल स्टडीज़ पेपर 2 का पार्ट 1। दोस्तों जनरल स्टडीज़ पेपर 2 2023 की क्वेश्चन पेपर का ये क्वेश्चन नंबर 1 है। हिंदी में हम इसको समझते हैं। पहले, संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। टिप्पणी कीजिए। कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ प्रीरिक्विजिट ऑफ डेमोक्रेसी। कमेंट। ठीक है, ये लाइन है, इस लाइन को हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। ठीक है, कि संवैधानिक रूप से न्यायिक स्वतंत्रता की जो गारंटी है वो लोकतंत्र की एक पूर्व शर्त है। इसका मतलब ये है कि अगर न्यायिक स्वतंत्रता नहीं रहेगी तो लोकतंत्र नहीं माना जाएगा वहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है और हमें आंसर लिखते समय सबसे पहले तो हमें न्यायिक स्वतंत्रता क्या है उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद अगला जो पार्ट होता है कि संविधान में न्यायिक स्वतंत्रता के लिए क्या क्या प्रोविजंस किए हुए हैं। ठीक है, वो हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद फिर हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये संविधान में ही न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है। इस वजह से लोकतंत्र के जो 4 पिलर इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है, उनमें एक न्यायिक स्वतंत्रता एक है। इस तरह से हमें वो चारों पिलर के नाम लिख के उसको लोकतंत्र के लिए प्रीरिक्विजिट, यानी लोकतंत्र तभी बना रहेगा जब न्यायिक स्वतंत्रता बनी रहेगी। ये हमें आखिरी में कंक्लूड करके इसका आंसर लिखना है। इसका डिटेल आइडियल आंसर यानी कि एक नमूना आंसर मैंने बना रखा है। जैसे ये सेशन खत्म होगा, अगर इस सेशन में सभी क्वेश्चन हो गए तो ठीक, नहीं तो फिर जब ये 20 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस हो जाएंगे उसके बाद मैं वो क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा या तो फिर उसकी PDF आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। तो ये पहला क्वेश्चन था, उसमें न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है। अगर जिसे ये गारंटीड जुडिशियल इंडिपेंडेंस मीन्स न्यायिक स्वतंत्रता की गारंटी के बारे में जिसको समझ में आ गया और जिसे कॉन्स्टिट्यूशन में न्यायिक स्वतंत्रता के लिए जैसे कि कोर्ट बनाया है, उनकी नियुक्ति के प्रोविजन, उनकी सैलरी के प्रोविजन, उनको सुरक्षा क्या दी गई है, ये चीज़ें अगर हम उसमें समझ लेते हैं तो ये क्वेश्चन का आंसर हम अच्छे से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के हकदार कौन है? निःशुल्क कानूनी सहायता के प्रतिपादन में राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण नालसा की भूमिका का आकलन कीजिए। इंग्लिश में हम क्वेश्चन देखते हैं। हु आर एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्री लीगल एड? assess the role of National Legal Service Authority NALSA in rendering free legal aid in India। ठीक है, तो ये जो नालसा का जो प्रोविजन है उसके तहत निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए प्राप्त करने के लिए जो हकदार है उनकी लिस्ट दी गई है। जैसे कि बिलो पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, उसके बाद वुमन है, चिल्ड्रन है और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस है। इस तरह से लगभग 7-8 कैटेगरी के जो पर्सन्स है उनके यहाँ पे लिस्ट दी गई है और उसके लिए ये राष्ट्रीय सेवा प्राधिकरण जो है उसका प्रोविजन किया गया है कि ये न्यायिक सेवा निःशुल्क कानूनी सहायता जो है
उसको ज़्यादा से ज़्यादा रेंडर कराने के लिए ये नालसा उसके प्रोग्राम्स लेता है, कैंप लेता है, शिविर रखता है। उसके बाद में बड़े बड़े महा अदालत, लोक अदालत, इस तरह से प्रोग्राम रखते हैं और सेमिनार्स अलग अलग होते हैं। तो ये चीज़ें हमें यहाँ पे उसकी भूमिका में लिखना है। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अगर नालसा के बारे में पढ़ लिया तो इसके बारे में आपको इजी जाएगा। तो हमें यहाँ पे निःशुल्क कानूनी सहायता के बारे में पहले लिखना है कि उसमें क्या प्रोविज़न है, और उसके बाद उसके हकदारों की लिस्ट लिखनी है, और फिर इसकी भूमिका क्या होती है, किस किस तरह से ये कोशिश करते हैं कि ये सहायता जो है, जो हकदार है उनको पहुंच पाए। इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है। 10 अंक के लिए है तो काफ़ी कम वर्ड में इसको हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। काफ़ी सरल क्वेश्चन है, अगर ये चीज़ हमें समझ में आए तो हम इजी लिख सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के राज्य शहरी स्थानीय निकायों को कार्यात्मक एवं वित्तीय दोनों ही रूप से सशक्त बनाने के प्रति अनिच्छुक प्रतीत होते हैं। टिप्पणी कीजिए। इंग्लिश में द स्टेट इन इंडिया सीम रिलक्टेंट टू एम्पावर अर्बन लोकल बॉडीज बोथ फंक्शनली एज वेल एज फाइनेंशियली। कमेंट। ठीक है, तो हमें ये अर्बन लोकल बॉडीज जो है, ठीक है, इनको जो स्टेट्स होते हैं कोई भी राज्य, ये उनको एम्पावर करना नहीं चाहते, ऐसा इसका क्वेश्चन का मतलब है। एक तो उनको कार्यात्मक अधिकार ज़्यादा नहीं देना चाहते, दूसरे फाइनेंशियली भी। तो इसको हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो इसका इंट्रोडक्शन जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनका जो निर्माण है कॉन्स्टिट्यूशन की किस प्रोविजन के तहत और किस अमेंडमेंट के तहत हुआ है वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें रूरल लोकल बॉडीज का था इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, और 74 जो है उसमें अमेंडमेंट में हमें अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में वहाँ पे पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। तो उसमें फंक्शनली जो भी अधिकार स्टेट की तरफ से अर्बन लोकल बॉडीज को दिए जाने चाहिए, वहाँ पे वो आर्टिकल में दिए गए हैं। 10-12 अधिकार है, 10-12 से ज़्यादा अधिकार है। तो वो सब अधिकार उन्होंने उनको सीधे डेलीगेट नहीं किए हैं। साथ ही फाइनेंशियली जो भी कमीशन के तहत, नीति आयोग के तहत जो इनको फाइनेंस करना चाहिए स्टेट ने, जो उन्होंने प्रोविजन बताया है, उस तरह से वो फाइनेंस नहीं कर पा रहे, उससे कम ही फाइनेंस कर पा रहे हैं। तो ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे लिख के ये प्रूव करना है कि उनको अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्टेट जो है एम्पावर नहीं करना चाहते, स्टेट उनके अधिकार उनके पास रखना चाहिए, सेंट्रलाइज रखने की कोशिश कर रहा है। इस तरह से हमें इसका आंसर बनाना पड़ेगा। इसका आइडियल आंसर भी मैंने आप लोगों के लिए बना रखा है, और साथ ही साथ मैंने उसमें ये ऐड किया है अर्बन लोकल बॉडीज जो है उनको किस आर्टिकल के तहत कौन कौन से अधिकार, कर्तव्य, फंक्शनलिटी उनके लिए दी गई, वो भी एडिशनल आपके लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया है उस क्वेश्चन के आंसर में। तो ये आंसर पढ़ने के बाद यू विल रियलाइज। देखिए, जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर जब हम लिखेंगे तो वो लिखने के लिए जो पहली जो कंडीशन ये है कि उसके बारे में आपने पढ़ रखा होना चाहिए। जब पढ़ा आपने वो कंप्लीट पढ़ लिया होगा, उसी के बाद हम इस डिस्कशन को यूज में ला सकते हैं। अगर आपने, जैसे ये नालसा है, उसके बारे में आपको आज कुछ नहीं पता है, ठीक है, न्यायिक स्वतंत्रता का क्या है उसके बारे में आपको कुछ पता नहीं है, तो फिर आप इसका आंसर नहीं लिख सकते। जब आपका कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ाई पूरी हो जाए, उसके बाद आंसर कैसे लिखना है, किस तरह से हमने आंसर को स्ट्रक्चर बनाना है, वो लिखने के लिए ये सेशन जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी न्यायिक स्वतंत्रता के बारे में अगर हम बताएं कि हाल ही में जो कलकत्ता में एक डॉक्टर, ट्रेनी डॉक्टर पे जो रेप हुआ था और उसके बाद उनका मर्डर कर दिया गया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने खुद होके वहाँ पे एक न्यायिक सक्रियता दिखाई, खुद होके उन्होंने सुमोटो उस इंसिडेंट को कॉग्निजेंस में लिया और उस पे सुनवाई करी और उसके ऊपर खुद ध्यान रख रहा है। ये न्यायिक सक्रियता का पार्ट है, लेकिन वो भी न्यायिक स्वतंत्रता की वजह से ही वो कर सकते हैं।
तो इस तरह से जो जुडिशियरी वो स्वतंत्र है। जब देश में किसी लोकहित के लिए या फिर पीआईएल है, अलग अलग तरीके से जो केसेस बनती है और लोकहित की सिचुएशन होती है, उस टाइम समय खुद न्याय तंत्र जो है वो खुद एक्शन मोड में आ जाता है। वो इसी वजह से कि उसके पास ये अधिकार है न्यायिक स्वतंत्रता का। तो हम जब ये कंसेप्ट समझ लेंगे उसके बाद ही इसका आंसर हम लिख सकते हैं। साथ ही नालसा की भूमिका और ये किस किस कौन कौन हकदार है ये समझने के बाद भी, इसी तरह यहाँ पे जो 73 और 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत ग्राम पंचायत यानी पंचायत राज और नगर निगम की स्थापना हुई, उसके बारे में जब हम पढ़े और आज उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरह से हो रहा है वो पढ़े, उसके बाद इसका आंसर हम अच्छे से लिख सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये समझ में आएगा कि आंसर किस तरह से लिखना है। फोर्थ जो क्वेश्चन है, संसदीय संप्रभुता के प्रति ब्रिटिश एवं भारतीय दृष्टिकोणों की तुलना करें एवं अंतर बताएं। यहाँ पे कंपैरिजन के बारे में पूछा है, जैसे कि कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द ब्रिटिश एंड इंडियन अप्रोचेस टू द पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी। ठीक है, तो जब हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम दोनों के बारे में जब जानकारी हो तो हम उनके बारे में उनका कंपैरिजन भी कर सकते हैं और उनके डिफरेंसेस भी बता सकते हैं। तो इसलिए जब हमें एक चैप्टर आता है कि कंपैरिजन विथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारी, उसकी प्रोविजन के बारे में, अलग अलग राष्ट्रों के जो कॉन्स्टिट्यूशंस है उनके प्रोविजन के उनके बारे में हमें वहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। ये थोड़ा सा ऑप्शनल लेवल का भी क्वेश्चन है और जीएस में भी उसका जो सिलेबस में शुरू में दिया गया है कि उनका जो जिन जिन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने अलग अलग प्रोविजंस लिए हैं उनके साथ में हम कंपेयर करते हैं और उसमें क्या डिफरेंस है वो बताते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम ब्रिटिश जो है हमारा, हम पहले ब्रिटिश राज के अंदर थे, इस वजह से ब्रिटिश की जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो हमारे इंडिया में जो 1773 के बाद जो एक्ट बनते रहे उसी के तहत ये जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है हमारे इंडिया में एंटर कर पाई। लेकिन जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसके बाद ब्रिटिश की पार्लियामेंट्री है उसको एज इट इज हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है, वहाँ पे जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो बहुत ही सोवर्जिन है, स्वतंत्र है और सर्वोच्च है। पार्लियामेंट में एक बार कोई कानून बन गया उसको कोई उसको अमेंड कर नहीं सकता। लेकिन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कोई कानून बनता है तो उसको कोर्ट में फिर से उसका रिव्यू लिया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट उसको नल अवॉइड कर सकता है। ये प्रोविजन वहाँ पे नहीं है। दूसरा, हमारी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम की जो प्रोविजंस है वो काफ़ी लिखित और विस्तृत है, वैसे ब्रिटिश पार्लियामेंट की नहीं। इसी तरह से 3-4 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है आप उसका आइडियल आंसर में पढ़ लोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें ये पार्लियामेंट्री सोवर्जिनिटी के बारे में 2 लाइन लिखने के बाद फिर दोनों का एक तो कंपैरिजन लिखना है और उसके बाद में उनका अंतर भी बताने हैं एक दूसरे के अंदर। इस तरह से इसका आंसर हमें लिखना है। 5वां क्वेश्चन है, विधायी कार्यों के संचालन में व्यवस्था एवं निष्पक्षता बनाए रखने में और सर्वोत्तम लोकतांत्रिक परंपराओं को सुगम बनाने में राज्य विधायिका के पीठासीन अधिकारियों की भूमिका का विवेचना कीजिए। डिस्कस द रोल ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स of state legislatures in maintaining order and impartiality in conducting legislative work and in facilitating best democratic practices। यहाँ पे हमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उनके मीनिंग, उनके रोल और वो किस तरह से ये 2 चीज़ें कंप्लीट करते हैं वहाँ पे। एक तो इम्पार्शियलिटी और दूसरा यहाँ पे डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस, ये किस तरह से मेंटेन करते हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर का मतलब क्या है कि जो हमारे लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधान परिषद, इस तरह से जो भी हमारी पार्लियामेंट्री और लेजिस्लेटिव असेंबली की जो बॉडीज़ है उनके जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, ठीक है, सभापति, उपसभापति या जो विधान परिषद के अध्यक्ष महोदय, इस तरह से जो होते हैं वो उन्हें हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं।
तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जब आंसर स्टार्ट करेंगे तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर किसे किसे कहते हैं, कौन कौन से पद पे आसीन जो पदाधिकारी होते हैं उनको प्रिसाइडिंग ऑफिसर कहते हैं, ये बताना पड़ेगा। ये ख़त्म करने के बाद फिर जो मेन आंसर है बॉडी का वो स्टार्ट करेंगे कि स्टेट लेजिस्लेचर में जो ऑर्डर यानी कि डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए और इम्पार्शियलिटी यानी कि जैसे कि रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन की पार्टी हो, एक बार ये ऑफिसर प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है उस चेयर पे पीठासीन होता है, उसके बाद वो दोनों को अपने पक्ष अपना जो भी विचार है वो सीधा पार्शियलिटी ना करते हुए इम्पार्शियल रोल उसको अदा करना पड़ता है और वो वही इम्पार्शियलिटी ही उनकी जो है वो उसको बेस्ट डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस को प्रूव करने के लिए होती है। डेमोक्रेसी का मतलब ही वो है कि एक बार हम पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में चले जाए तो अपोजिशन चाहे रूलिंग पार्टी चाहे दोनों कानून जो है वहाँ पे जो पार्लियामेंट कैसे चली या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कैसे चले इसके लिए जो कानून बने हैं उसके तहत वो काम कर रहा है। तो इस तरह से हम इसके आंसर जो है उसको आगे एक्सप्लेन करना है। इसका आइडियल आंसर भी आप पढ़ लोगे, ठीक है। नेक्स्ट है मानव संसाधन विकास पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाना भारत की विकास प्रक्रिया का एक कठोर पक्ष रहा है। ऐसे उपाय सुझाइए जो इस अपर्याप्तता को दूर कर सके। The crucial aspect of development process has been the inadequate attention paid to human resource development in India. Suggest measures that can address this inadequacy. देखो यहाँ पे लीडिंग को लाइन है ये, ठीक है, और इसके बाद ये क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, उपाय सुझाइए, ठीक है। लीडिंग लाइन जो है आपको अगर GS1 का क्वेश्चन आपको अगर याद आ जाए तो वहाँ पे इसी क्वेश्चन को ये जो लीडिंग लाइन है यही वहाँ पे क्वेश्चन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो गति है उस तरह से वहाँ पे रिसोर्स डेवलपमेंट की जो गति है वो मैच नहीं कर पा रही है, यानी कि मानव संसाधन जो है उसका विकास के ऊपर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। इसलिए जो मानव संसाधन विकास है, ठीक है, उसकी तरफ ध्यान देने के लिए उस विकास को मानव संसाधन का यूटिलाइजेशन करने के लिए उपाय यहाँ पे हमें सुझाने हैं। तो उसमें एक तो हमें यहाँ पे आंसर लिखते समय सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मीनिंग यहाँ पे लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, उसका 2-3 लाइन में आप आंसर लिखो। उसके बाद फिर हमारे इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है उसकी तरफ एडुकेसी लाने के लिए यानी कि पूरी ध्यान देने के लिए हमें कौन कौन सी उपाय हमें करने चाहिए वो हमें लिखना पड़ेगा। जैसे कि एक तो स्किल डेवलपमेंट हो गया, दूसरा क्वालिटी एजुकेशन हो गया, तीसरा के हिसाब से उनको कहीं ना कहीं काम पे लगाना। इस तरह से हम 4-5 उसके सुझाव दे सकते हैं। तो ये सुझाव हमें यहाँ पे देते हुए फिर आखिरी में कंक्लूड हमें ये करना पड़ेगा कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए उन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया गया है, उसके आधार पे हम इस एरिया पे अभी फोकस हो रहा है। अभी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अलग अलग बन रहे हैं, इस तरह से हम उसको आखिर में जो गवर्नमेंट की जो भी योजनाएं हैं उनके बारे में लिख के हमें ये आंसर जो है कंप्लीट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में बहुराष्ट्रीय निगमों के द्वारा प्रभावशाली स्थिति के दुरुपयोग को रोकने के लिए भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए हाल के निर्णयों के संदर्भ में। यहाँ पे ये एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसके बारे में क्वेश्चन है। डिस्कस द रोल ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंटेनिंग द अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय द मल्टीनेशनल कंपनीज इन इंडिया, रेफर टू द रिसेंट डिसीजन। तो सबसे पहले हमें जब इसका आंसर हम स्टार्ट करेंगे तो हमें ये जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है और इसका इस्टेब्लिशमेंट किस कानून के तहत हुआ है वो हमें पहले लिखना पड़ेगा, और तीसरा लाइन इसमें ये ऐड करनी पड़ेगी कि इसका रोल क्या होता है, ठीक है, यानी कि इनकी ड्यूटीज क्या होती है। तो 2002 में जो है था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया एक्ट बना था, उसके तहत उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। और इसमें जो कंपनीज है, कॉरपोरेशंस है, मर्ज होती है, सेल होती है, ये कह सकते हैं कि दिवालिया हो जाती है, तो उसके आधार पे
जो पब्लिक का पैसा है, इन्वेस्टर का पैसा है, वो डूब जाता है। तो उस कैपिटल को किस तरह से वापस दिलवाए उन कंपनियों से, उसका काम जो है ये करता है। और उसके हिसाब से एक रिसेंट जजमेंट बड़ी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी है, उसके आधार पे इसी एक्ट के तहत जो एक रिसेंट जजमेंट हुआ है, तो उस जजमेंट के बारे में हमें यहाँ पे एग्जांपल देके लिखना है। तो कौन सा जजमेंट है वो मैंने जो आइडियल आंसर है उसमें ऑलरेडी ऐड कर रखा है, तो आप वो पढ़ोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हमें जब यहाँ पे अगर हम इंट्रोडक्शन में ये जो 2-3 लाइनें डाल दें कि किस एक्ट के तहत बना है और कब बना है और उसकी भूमिका क्या है, उसके बाद फिर आगे का जो आंसर है इसको, इस जजमेंट को रेफर करते हुए उसका आंसर हम 10 मार्कर में 150 वर्ड्स के लिए लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशालिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा बनती है? ई गवर्नेंस as a critical tool of governance has ushered in effectiveness, transparency and accountability in governments. What inadequacies hamper the enhancement of these features? तो यहाँ पे ई गवर्नेंस जो क्वेश्चन का जो है कीवर्ड है, ठीक है, और उसका यहाँ तक जो है उन्होंने एक लीडिंग लाइन दी हुई है कि ई गवर्नेंस जो है किस तरह से काम कर रहा है। अभिशासन के एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में ई शासन ने सरकारों में प्रभावशालिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता का आगाज कर दिया है, जो कि शासन की एक इम्पोर्टेंट जरूरत होती है, प्रभावशालिता, पारदर्शिता और जवाबदेहिता। कौन सी अपर्याप्तताएं इन विशेषताओं की अभिवृद्धि में बाधा डाल रही है? यानी कि ई शासन, ई गवर्नेंस के इम्प्लीमेंटेशन में अभी भी कौन कौन सी कमियां है वो हमें यहाँ पे लिखना है। वो उसका, तो यहाँ पे जो हम शुरू में जो ई गवर्नेंस है उसके बारे में इंट्रोडक्शन करेंगे कि ई गवर्नेंस क्या होता है और वो किस तरह से काम करता है, और उसके बाद फिर सेकंड जो पार्ट है उसमें हम लिखेंगे कि ई गवर्नेंस को अभी भी अच्छे से इम्प्लीमेंट करने में कौन कौन सी कमियां हम महसूस कर रहे हैं वो हमें लिखना पड़ेगा। और फिर उसका जो कंक्लूजन है उसमें हमें अपर्याप्तताओं को दूर करने के लिए, ठीक है, ये जो इनएडिक्वेंसीज है उनको दूर करने के लिए कौन कौन से उपाय हम सुझा सकते हैं वो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। इस तरह से इसका आंसर हमें 3 जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होते हैं, एक तो इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी पार्ट और तीसरा कंक्लूजन, इस तरह से हमें इसका आंसर लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, संघर्ष का विषाणु एससीओ के कामकाज को प्रभावित कर रहा है। उपरोक्त कथन के आलोक में समस्याओं को कम करने में भारत की भूमिका बताएं। हिंदी पढ़ा हमने, इंग्लिश में, वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अफेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ एससीओ। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स पॉइंट आउट द रोल ऑफ इंडिया इन मिटिगेटिंग द प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन तभी समझ में आएगा जब आपको एससीओ पता होगा, ठीक है। अगर एससीओ पता नहीं है आपको तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। और दूसरी लाइन जो है वो इंडिया का क्या रोल है ये पूछ रहे हैं, ठीक है। तो एससीओ में इंडिया की क्या भूमिका है वो पता होगी तो ये लाइन को भी आप अच्छे से जजमेंट कर सकते हो। तो यहाँ पे वायरस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट का क्या मतलब है कि आपसी मतभेद, ठीक है, ये उसका मतलब है। तो ये एससीओ जो है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और इसके जो सदस्य राष्ट्र है वो चाइना से जुड़े हुए जो भी देश है वो उसके सदस्य है। चाइना है, भारत है, पाकिस्तान है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, अफगानिस्तान, 8-9 देश जो है इस शंघाई कॉरपोरेशन का सदस्य है। और उनके आपस में अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, इस वजह से इनके जो मोटिव है, इनका जो ऑब्जेक्टिव है उसको वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। तो इस कॉन्फ्लिक्ट को, ये जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने के लिए इंडिया किस तरह से रोल अदा कर रहा है, इसका हमें आंसर लिखना है।
तो जो ये नेबर कंट्रीज है हमारी इंडिया की, जो कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके जो सदस्य राष्ट्र हैं उनके साथ किस तरह से हमारा व्यवहार है, उसको हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। उस आधार पे हम ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। तो इसका आइडियल आंसर आप पढ़ लीजिए। तो इसमें सबसे पहले तो हमें जो इंट्रोडक्शन है हमें ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है और कब इस्टेब्लिश में हुआ था और उसके सदस्य कौन कौन है। अगर नाम नहीं लिख पाए तो हम 2-3 मेंबर्स कंट्रीज के नाम लिख के टोटल नंबर्स लिख सकते हैं और इसका उद्देश्य क्या है, इस तरह से हमें इंट्रोडक्शन में 3-4 लाइनें ऐड करनी पड़ेगी। और उसमें उसके बाद फिर सेकंड जो पार्ट आता है, इंडिया का रोल क्या है इसमें, वो हमें लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय प्रवासियों ने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। इंडियन डायस्पोरा हैज स्केल्ड न्यू हाइट्स इन द वेस्ट, डिस्क्राइब इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल बेनिफिट्स फॉर इंडिया। ठीक है, क्वेश्चन को हम अगर समझने जाते हैं तो भारतीय प्रवासियों के बारे में लिखा है और उन्होंने पश्चिम में नई ऊंचाइयों को छुआ है, यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे जो भारतीय प्रवासी है उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये इस तरह से हमने लिखा कि जो इंडियन, अभी भारतीय प्रवासियों में कौन कौन आएगा, हमें यहाँ पे सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में लिखना पड़ेगा NRI जो होते हैं, ठीक है, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया, और दूसरे इंडियन ओवरसीज जो है उन्होंने पश्चिम में अपनी काबिलियत दिखाई है और वो ऊंचाइयों को छू रहे हैं। ये बात तक तो ठीक है। हमें आंसर में ये लिख दिया हमने भारतीय प्रवासी कौन कौन है और वो यूरोप में यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में किस तरह से वो खुद को प्रूव कर रहे हैं। भारत के लिए इसके आर्थिक और राजनीतिक लाभों का वर्णन करें। तो भारत का इन प्रवासियों से क्या क्या लाभ हो रहा है वो हमें यहाँ पे वर्णन करना है। तो आर्थिक लाभों में आप जो लाभ उनकी वजह से इंडिया में हो रहा है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये आता है कि वहाँ पे रेमिटेंस आता है, जो वहाँ से जो प्रवासी है भारतीय प्रवासी वो इंडिया में मनी जब भेजते तो डॉलर के रूप में आता है, तो हमारे इंडिया का जो डॉलर का जो स्टॉक है वो बढ़ता है। उसके बाद यहाँ पे FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इस तरह से अलग अलग जो उनकी जो भी वहाँ पे अर्निंग होती है उसमें से इंडिया में जो भी अर्निंग इन्वेस्ट करते हैं उससे आर्थिक लाभ इंडिया का होता है। और दूसरा राजनीतिक लाभ जो है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि भाई इंडियन डिप्लोमेट की तरह वहाँ पे वो रोल अदा करते हैं। हम पिछले कुछ सालों में देख रहे हैं कि जब भी इंडिया से कोई भी डेलीगेट या प्राइम मिनिस्टर या फिर बड़े पद के जो हमारे राजनीतिक है वो जब भी जाते हैं तो वहाँ पे स्पेशल अपने जो भारतीय प्रवासी होते हैं उनके साथ अलग से प्रोग्राम रखे जाते हैं। वो एक इस तरह से उनका एक ये लाभ जो है हमें राजनीतिक लाभ, इंटरनेशनल जो पॉलिसी डिसाइड हमारा स्टेटस है वो बढ़ाने के लिए वो काम करते हैं। इस तरह से हमें यहाँ पे इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक, जो कि 150 वर्ड्स में और 10 मार्कर है। तो ये 10 क्वेश्चन है यहाँ पे। उसके बाद 11 से लेके 20 जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली 250 वर्ड्स के है और 15 मार्कर है। तो यहाँ पे जितना हम इनके की कंसेप्ट और जो इम्पोर्टेंट आंसर पूछा गया है वो लिख दिया तो हो जाता है। अभी अगले जो क्वेश्चन है वो एक्चुअली एक ही क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन आराम से उसमें ये हो जाते हैं, यानी कि बाइफरगेट होते हैं। तो देखते हैं वो क्वेश्चंस भी।